नमस्कार सभी साथियों का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो हरियाणा पुलिस ग्रुप सी और हरियाणा के ग्रुप डी के लिए जो इंडिया जीके के प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ही सोल्व कर रहे हैं। तो आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहेगा। इससे पहले भी हमने 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने HSSC के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को कवर किया है। तो अगर आपने अभी तक उन 6 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की। जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि पिछले एग्जामों में HSSC ने पूछे हैं, उन्हीं को कवर करेंगे, जो कि मॉक टेस्ट के माध्यम से तैयार किए गए हैं। यानी मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उनका आंसर कमेंट में बताना है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की ओर। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि HSSC हर बार पूछती है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है। तो बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की ओर। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। तो प्रश्न में पूछा है कि इनमें से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। तो बात करेंगे तो इनमें से कौन सा केंद्रीय मंडल का हिस्सा नहीं है। तो आमतौर पर मुख्यमंत्री जो कि कैबिनेट के मंत्रिमंडल के हिस्सा नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उनके बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री शामिल होते हैं। बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री अपने संबंधित राज्यों की ही सरकारों का नेतृत्व करते हैं और केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। यानी इसमें केवल मुख्यमंत्री जो राज्य के होते हैं उनका ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सा नहीं होता है। बाकी राज्य के मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार है, प्रधानमंत्री है, और स्वतंत्र प्रधान के बिना भी जो राज्य के मंत्री होते हैं उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म ने सितंबर 2024 में सह ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड पेश करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ संयुक्त रूप से कार्य किया है। यानी ऑनलाइन ट्रैवल जो प्लेटफॉर्म है वह कौन सा है जिसने डेबिट कार्ड को पेश करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ संयुक्त रूप से कार्य किया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यानी ईजी माई ट्रिप नाम का जो ट्रैवल प्लेटफॉर्म है उसने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ट्रैवल डेबिट कार्ड पेश करने की कार्य करने के लिए कहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, easyMyTrip.com के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, जिसे हम सिम्बैक्स के नाम से भी जानते हैं, उसका 31वां संस्करण डैश में आयोजित किया गया है। यानी कौन से शहर में सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 31वां संस्करण हुआ है उसके बारे में आपसे पूछा है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी विशाखापट्टनम में भारत और सिंगापुर के बीच जो नौसेना का अभ्यास हुआ था, जो 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच आयोजित किया गया था 2024 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यह एक नौसेना अभ्यास था जिसे भारत और सिंगापुर के बीच में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विशाखापट्टनम में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया था। तो कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जो कब शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा,
ये आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 यानी 2017 में जो दक्षिण कोरिया में जो जेजीयू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरकारीय समिति के 12वें सत्र के दौरान ही कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 यानी 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रो कबड्डी लीग 2024 में शामिल नहीं थी। यानी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और उनमें से पूछा है कि कौन सी प्रो कबड्डी लीग में टीम शामिल नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 यानी कोलकाता पायरेट्स के नाम से कोई भी टीम प्रो कबड्डी लीग में नहीं खेलती है, जबकि यहाँ पर पटना पायरेट्स के नाम से खेलती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता पायरेट्स के नाम से कोई भी प्रो कबड्डी में टीम नहीं है। वहीं बात करें कि 2025 में प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है, तो यह दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को हराकर अपना दूसरा खिताब अपने नाम किया है। तो यानी दबंग दिल्ली के द्वारा यही खिताब हासिल किया गया है। यानी दिल्ली जो कि 2025 की विनर टीम है, तो यह आपको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य यानी SDGs 17 लक्ष्यों का एक समूह है जो मानव कल्याण की बेहतर उपलब्धि के लिए विकास कार्यों को व्यवस्थित और सुप्रभावी बनाने में सहायता करता है ताकि देश तक कोई भी पीछे न रह जाए। तो यहाँ पर पूछा है सतत विकास का लक्ष्य जिसमें सभी को एक साथ अच्छे व्यवस्थित और सुप्रभावी बनाने में जो विकसित करने की बात कही है वह कौन सी सन तक हो जाना है उसके बारे में आपसे पूछा है। तो लक्ष्य की बात करें तो सतत विकास लक्ष्य जिसका मुख्य लक्ष्य 2030 रहने वाला है, जिसमें सभी को समान विकास सहायता प्रदान की जा सके ताकि कोई भी पीछे न रह सके। तो यह लक्ष्य 2030 तक कंप्लीट होने के लिए रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 2030 तक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि रामानुज जिन्होंने विशिष्टाद्वैत में सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उसका मानना था कि मोक्ष प्राप्ति करने का सबसे अच्छा साधन विष्णु की गहन भक्ति है और उनका जन्म 11वीं शताब्दी में किस भारतीय राज्य में हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। तो रामानुज के जन्म की बात की गई है कि पूछा है कि कौन से राज्य में उनका जन्म हुआ था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 यानी तमिलनाडु में 11वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जल विद्युत शक्ति जनित्र निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जल विद्युत शक्ति जनित्र की बात करें तो यह कौन से वैज्ञानिक के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह आपसे पूछा गया है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 यानी बहते जल का उपयोग करके गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, जो कि जल विद्युत शक्ति जनित्र का मुख्य कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 बहते हुए जल का उपयोग करके गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, जो कि जल विद्युत शक्ति जनित्र का मुख्य कार्य हो जाता है और यह इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में प्रचलित किस धातु के सिक्कों को रूपक के नाम से जाना जाता था। तो गुप्त काल में पूछा है कि जो सिक्के थे जिसे रूपक के नाम से जाना जाता है वह कौन सी धातु के बने हुए थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 यानी जो चांदी के सिक्के थे उन्हें रूपक के नाम से और जो सोने के सिक्के से उन्हें दिनार के नाम से जाना जाता था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, चांदी के सिक्के रूपक के नाम से और सोने के जो सिक्के थे उसे दिनार के नाम से गुप्त काल में जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चांदी के सिक्के। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है
कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति यानी NLP वर्ष डैश में प्रारंभ की गई थी और इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक की लागत को मौजूदा 13 या 14% से कम करना और उसे अन्य विकसित देशों के बराबर लाना था। तो यह कब लागू की गई थी, इस नीति के बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2022 में NLP यानी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत की गई थी, जिसमें लॉजिस्टिक की लागत को 13 से 14% से कम कर यानी घटाकर 8% लाने की बात की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है इस नीति को 2022 में लागू किया गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 2022 में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि सितंबर 2024 में इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन यानी IDAX 24 डैश में आयोजित की गई थी। तो यह आपसे पूछा है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, जो कि सितंबर 2024 में इसका आयोजन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी इसका आयोजन जोधपुर राजस्थान में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन की 2024 के आयोजन जोधपुर राजस्थान में किया गया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर राजस्थान में स्थित है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थार मरुस्थल का एक प्रमुख लक्षण है, यानी पूछा है थार मरुस्थल का एक में से कौन सा मुख्य लक्षण है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी बालू के टिल्ले, जो कि थार मरुस्थल का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बालू के टिब्बे, जिसे हम इंग्लिश में सैंड ड्यून्स के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि परमाणु के रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल के नाम लगाए गए कि परमाणु इसलिए अस्थिर होते हैं क्योंकि नाभिक के प्रत्यय घूमते हुए त्वरित इलेक्ट्रॉन नाभिक में सर्पिल हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी सर्पिलाकार गति करते हुए वह इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाते हैं। यह रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल पर का अनुमान था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सर्पिलकार में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक यामोत्तर क्या है। तो भारत का मानक यामोत्तर की बात करें तो वह कितने डिग्री पर यानी कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, जो कि भारत का मानक यामोत्तर माना जाता है। और एग्जैक्ट पॉइंट की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित है, जहाँ से भारत का टाइम काउंट किया जाता है, जो कि ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 82.5 डिग्री ईस्ट में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में LPG का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर पूछा है कि LPG की फुल फॉर्म क्या होगी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों की तीनों जो कि LPG की फुल फॉर्म हो जाती है, जिसे हम हिंदी में बात करें तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तो इन तीनों का नाम हो जाता है। तो इसलिए इस LPG की फुल फॉर्म हो जाती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि 2024 में IIT कानपुर ने पेशेवरों के लिए किस समूह को कौशल प्रदान करने के लिए सतत चिकित्सा शिक्षा यानी CME कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो IIT कानपुर ने किस पेशेवरों के लिए समूह को कौशल प्रदान करने के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी चिकित्सा अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए IIT कानपुर के द्वारा सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4,
चिकित्सा अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत 2024 में आईआईटी कानपुर के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि 22 जुलाई 2024 को संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार FY 2024 के लिए पूंजीगत व्यय जो कि 9.5 लाख करोड़ रहा है, जो वर्ष दर आधार पर वृद्धि है, यानी कितने वर्ष दर पर आधारित इसमें वृद्धि की गई है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी 28.2% की इसमें वृद्धि की गई है, जो कि पिछले आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार माना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 28.2% वार्षिक दर आधार पर यहाँ पर वृद्धि की गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि किस अतिवादी नेता को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। तो लोकमान्य की बात करें तो वह कौन से नेता को जाना जाता है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के रूप में भी जाना जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। वहीं बाल गंगाधर तिलक के मूल नाम की बात करें तो उनका मूल नाम हो जाता है केशव गंगाधर तिलक। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि उनका मूल नाम क्या है, तो उनका मूल नाम केशव गंगाधर तिलक है, जो कि उनका रियल नाम माना जाता है। और वह भारत के एक राष्ट्रवादी शिक्षक और समाज सुधारक और साथ साथ वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। लोकमान्य को बाल गंगाधर तिलक के रूप में उन्हें यह उपाधि दी गई थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य की उपाधि दी जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1942 में निम्नलिखित में से किसको भारतीय राजनीतिक समूह का सहयोग प्रदान करने के लिए भारत भेजा गया था। तो मार्च 1942 में किसे भारतीय राजनीतिक समूह का सहयोग प्रदान करने के लिए भारत भेजा गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी स्टेफर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 1942 में भारत में अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्टेफर्ड क्रिप्स को। चलिए आगे बढ़ेंगे और उस समय के अगर पीएम की बात करें तो वह थे विंस्टन चर्चिल। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि 1942 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह थे विंस्टन चर्चिल। और बात करें तो उसमें स्टेफर्ड क्रिप्स क्या थे, तो वह वहाँ कर यानी श्रम मंत्री थे, यानी श्रम मंत्री 1942 में ब्रिटेन के कौन थे, तो वह थे स्टेफर्ड क्रिप्स। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में डैश संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का संबोधन किया था। यानी पूछा है कि कौन सा संस्करण था जिसमें नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संबोधित किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी 79वां वो संस्करण था जिसमें नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संबोधित किया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, 79वें। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौसमी बेरोजगारी को सटीक रूप से वर्णन करता है। तो मौसमी बेरोजगारी के रूप में बात करें तो वह कौन सी होती है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी वर्ष में कुछ ऋतुओं के दौरान बेरोजगारी होती है, उसे हम मौसमी बेरोजगारी के रूप में भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। अगर बात करें कि मौसमी बेरोजगारी में कौन कौन से कार्य आते हैं, तो इसमें कृषि, पर्यटन, निर्माण उद्योग जैसे सामान्य उदाहरण हैं जो कि मौसमी बेरोजगारी के रूप में जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी वर्ष में कुछ ऋतुओं के दौरान बेरोजगारी को ही मौसमी बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत में कौन सा स्थान पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारों को जंक्शन करता है, यानी कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दोनों गलियारे एक दूसरे को कट करते हैं, तो वह हरियाणा भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी झांसी स्थान पर पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे एक दूसरे को कट करते हैं, जिसे जंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो बात करें तो पूर्व से पश्चिम तो यह सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। वहीं उत्तर दक्षिण की बात करें तो यह श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह आपको ध्यान रखना है कि कौन सा गलियारा किसे जोड़ता है। और इन दोनों का कटाव बिंदु की बात करें तो उत्तर प्रदेश का झांसी स्थान इसका दोनों का जंक्शन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1, झांसी में यह एक दूसरे को जंक्शन करते हैं यानी कट करते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का लक्ष्य क्या था। तो अभी इसका नाम बदलकर वीजी राम जी कर दिया है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि अभी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। और इसमें अभी रोजगार की बात करें तो इसमें कुल 125 दिनों तक रोजगार दिया जा रहा है। तो पहले पूछा है कि इसका अधिनियम का क्या लक्ष्य था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करना। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का एक लक्ष्य था। और बात करें तो इस अधिनियम को कब लागू किया गया था, तो इसे 2005 में लागू किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। और अभी इसे 2025 में इसका नाम बदलकर इसका नाम वीजी राम जी कर दिया गया है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें 125 दिनों का कार्य कर दिया गया है, पहले इसे 100 दिनों का था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत में मोनाजाइट रेत से निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में निष्कासित की जाती है। तो मोनाजाइट रेत से बात करें तो कौन सा धातु ऐसा सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी थोरियम ऐसक मोनाजाइट रेत से सबसे अधिक मात्रा में निकाले जाने वाला धातु पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, थोरियम। वहीं आगे बढ़ते हैं और थोरियम मोनाजाइट की बात करें तो यह भारत के केरल राज्य के तट पर मिलता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। यानी इनमें से पूछा है कि कौन सा डीबीएसपी में शामिल है, यह आपसे पूछा है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इनमें से कौन से हैं। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी समान नागरिक संहिता का प्रावधान, जो कि डीपीएसपी में शामिल किया गया है। यह भी आपको ध्यान है। और बात करें तो समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद में आती है, तो यह आर्टिकल 44 में आती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो यह भाग 4 में है। उसको भी आपको ध्यान रखना है। और यह आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच रखे गए हैं। और वहीं बात करें कि जनता के अधिकारों के प्रवर्तन के अधिकारी यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार है, और इसे आर्टिकल 32 में रखा गया है, जिसे भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा भी कहा गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार माना गया है। और वहीं बात करें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रावधान और धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, यह भी दोनों के दोनों मौलिक अधिकार है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रावधान की बात करें तो यह आर्टिकल 19(1) में रखा गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि उस नियम का क्या नाम है जिसके अनुसार गैसों के मिश्रण में
कुल दाब व्यष्टिगत गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो यह गैसों के कौन से नियम से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी डाल्टन का आंशिक का दाब नियम कहता है कि गैसों के मिश्रण में कुल दाब उसके व्यष्टिगत गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पी टोटल जो होता है वो सभी के सभी P1 प्लस P2 P प्लस 3 डैश 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 जितने भी इसमें आंशिक गैसें हैं उन योग के बराबर होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसे डाल्टन का आंशिक दाब नियम भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो यह भाग कौन से में आता है संविधान के। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में रखा गया है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच रखा गया है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, जो कि भाग 3 में आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वहीं बात करें तो भाग 2 में किसे रखा गया है, तो यह नागरिकता से संबंधित है। और भाग 1 की बात करें तो यह संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। और भाग 4 की बात करें तो यह DPSP से संबंधित है, जो कि भाग 4 में रखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का रक्षा बजट कुल केंद्रीय बजट का कितना प्रतिशत रखा गया है। तो रक्षा बजट की बात करें तो कुल केंद्रीय बजट का लगभग 13.04% रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 13.04% रक्षा बजट है, जो कि कुल केंद्रीय बजट का प्रतिशत माना गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत में मई 2022 से अगस्त 2024 तक नए रुपये ऋण पर भारित औसत ऋण दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि हुई है। तो नए रुपये ऋण पर आधारित भारत औसत वृद्धि दर में कितने प्रतिशत अंकों की आधार अंकों की वृद्धि हुई है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी 190 BPS, जिसमें आधार अंकों की वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 190 BPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों के राजभत्ते और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। तो वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें जो रियासतों के राजा जो शासक हुए हैं उनके जो भत्ते आते थे और उनके जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी 26वां संविधान संशोधन, जिसे 1971 में लागू किया गया था। उसके आधार पर जो रियासतों के पूर्व शासक और उनके जो भत्ते थे उनको और साथ ही साथ उनके जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया था। तो 26वें संविधान संशोधन के द्वारा यह सब किया गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, संविधान संशोधन 26वां, जो कि 1971 में लागू किया गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत में मानसून के आगमन पर निम्न में से किस शहर में सबसे पहले वर्षा होती है। तो सबसे पहले वर्षा कहाँ पर होती है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी बेंगलुरु में सबसे मानसून के आगमन पर सबसे पहले वर्षा होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि 1577 में अमृतसर यानी स्वर्ण मंदिर में श्री दरबार साहिब की नींव रखने वाले चौथे सिख गुरु कौन थे। तो स्वर्ण मंदिर में दरबार साहिब की नींव रखने वाले सिख के चौथे गुरु कौन थे, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी गुरु रामदास जी के द्वारा
तो गुरु रामदास जी के द्वारा श्री दरबार साहिब की नींव 1574 में रखी गई थी, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वहीं बात करें श्री गुरु हरकृष्ण देव जी, जो कि सिखों के 8वें गुरु थे, और गुरु अर्जुन देव की बात करें तो यह 5वें गुरु थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। वहीं गुरु अमरदास जी की बात करें तो यह सिखों के 3रे गुरु थे, तो याद रखना है अर्जुन देव जी 5वें और कृष्ण देव जी 8वें और रामदास जी 4थे नंबर के सिख गुरु थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, गुरु रामदास जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन शेयर बाजार को नियंत्रित और उसकी निगरानी करता है तथा कुछ नियमों और प्रोटोकॉल लागू करने के निवेशकों के लाभों की रक्षा करता है। तो शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो प्रोटोकॉल है और जो संगठन है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी सेबी, जो कि शेयर मार्केट के जो नियंत्रण करता है। तो यह एक संस्था है जो कि शेयर मार्केट के जितने भी नियम और प्रोटोकॉल है उनको लागू करने के लिए कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, सेबी के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में लोकसभा में पेश किए गए जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून विधेयक 2024 द्वारा किस कानून में संशोधन नहीं किया गया है। तो कौन से संविधान निकाय में संशोधन नहीं किया गया है, यह आपसे पूछा गया है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जम्मू कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1995 में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जम्मू कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1995 में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें हमने लगभग 35 प्लस क्वेश्चनों को सोल्व किया है, जो कि सभी के सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पूछे गए थे, उन्हीं को आपके सामने कवर किया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,